जय हिंद, जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती जा रही है। क्या ये स्थिति कभी जैसी कांग्रेस की स्थिति 2013 में बन गई थी, क्या वैसी स्थिति बनती जा रही है? कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं, जज आप करिएगा जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है, और कितना सही है वो फैसला करना आपके ऊपर है, आपके विवेक पर छोड़ता हूं मैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जहां भी चर्चा करते हैं, डिबेट में, डिस्कशन में, या उसके बाद भी जब हम लोग वन टू वन मिलते हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं से भी जब टीवी डिबेट के बाद मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके समर्थक, उनके सांसद, उनके विधायक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ज्यादा मजबूती के साथ काम करती है, सत्ता की पार्टी नहीं है बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी। और उन्हें क्योंकि अब 9 साल, 9.5 साल का समय हो गया सत्ता में रहते हुए, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो वो शार्पनेस थी, वो अटैकिंग मोड था, वो ऐसा ऐसा समाप्त होता जा रहा है। और जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी, अभी 2013 में अगर हम जाएं, आज से लगभग 10 साल पहले, तो कांग्रेस में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बन गई थी। मुद्दों पर बात ना करना, इधर उधर की बात कर लेना, और वो जो अन्ना आंदोलन शुरू किया गया था, उस अन्ना आंदोलन के बाद का जो माहौल बना था, एक तरह से एक मैसेज चला गया था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी लोग हैं, लिप्त हैं, या कांग्रेस भ्रष्टाचार पर सीरियस नहीं है, या कांग्रेस में पॉलिसी पैरालिसिस होता है, या नई नई नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं, युवाओं के बारे में काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारों के बारे में काम नहीं हो रहा है। और जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही थी उसमें ही पता चल रहा था कि घोटाले हुए, और तो बाद में पता चल गया कि वो सब हवा हवाई था, उसमें कोई भी किसी पर आरोप साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब बातें लगभग माहौल के हिसाब से बनाई गई थी या प्री प्लान किया गया था। लेकिन आज वर्तमान में जो बन रहा है, माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो आप जज करेंगे। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी वैसी ही हो रही है। आज युवा भी उनसे नाराज है, व्यापारी भी उनसे नाराज है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस समय भी महंगाई थी, सब 400 रुपए, 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो महंगा लगता था। आज 1200 रुपए का सिलेंडर भी महंगा नहीं लगता है, और तो 200 रुपए की छूट मिल गई है, 1000 रुपए का सही, तो 450 और 1000 रुपए में तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है भाई। आज 1000 रुपए का भी सिलेंडर सस्ता पड़ रहा है, और तब 400 रुपए का सिलेंडर भी लेकर के सड़कों पर घूमा जाता था कि महंगाई हो गई है। अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ जाता था तो महंगाई मान ली जाती थी, और अभी महंगाई पर बात नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए हैं कि जनता इन सब चीजों को झेल रही होती है। जनता से आप पर्दा डाल करके गरीबी को छुपा सकते हो, लेकिन गरीबी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, गरीबों को छुपाने की नहीं। गरीब को तो पता है मैं गरीब हूं, उन्हें लग रहा है हम राशन दे देंगे फ्री में, 5 किलो राशन से हमारा काम हो जाएगा, हम ध्रुवीकरण कर देंगे उससे काम हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परेशान है, जिसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, वो तो डिस्ट्रेस डेवलप होता जा रहा है उसके व्यक्ति के अंदर। और जितना ज्यादा डिस्ट्रेस सरकार के खिलाफ होता है, खास करके चुनाव वाले साल में, उतना एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। एंटी इनकम्बेंसी एक दिन में पैदा नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, जब आप उन मुद्दों पर काम नहीं कर रहे होते जिन मुद्दों पर काम करने के लिए आप सरकार में आए हैं। अगर कोई सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात ना करे, व्यापारियों के लिए बात ना करे, मजदूरों के लिए बात ना करे, किसानों के लिए बात ना करे, महिला सशक्तिकरण के लिए बात ना करे, या सामाजिक सौहार्द को संभालने के लिए या बिगाड़ने से बचाने के लिए काम ना करे, तो फिर सरकार के होने का औचित्य क्या रह जाता है? सरकार किस लिए चुनते हैं हम? सरकार, हमें पता है हमें सरकार लाके रोटी नहीं देने वाली है, रोटी के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार ऐसा माहौल बनाए कि हम रोजी रोटी कमा सकें, व्यापार की स्थिति ठीक हो पाए, लोग व्यापार कर सकें, रोजगार के लिए साधन उपलब्ध हो जाए। ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने लग जाए, तो फिर सरकार का औचित्य क्या रह जाएगा? आज सरकार उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही है। आज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछिए, किसी नेता से, किसी सांसद से, किसी विधायक से पूछिए कि भाई महंगाई है क्या, तो नहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं है। अब जनता तो झेल रही है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को शायद चीजें फ्री में मिल जाती होंगी, उनको सिलेंडर फ्री मिल जाता होगा, उनको सब्जी, दाल, चावल, चीनी, आटा, दालें सब सस्ते मिल जाते होंगे। आम जनता को तो सस्ते नहीं मिलते, आम जनता के लिए तो महंगाई है। और आम जनता में अगर महंगाई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और अब तो आरएसएस ने कहा है, अब तो मेरे शब्द तो चलो हो सकता है कि आप ना माने कि मैं एंटी बीजेपी हूं, जबकि मैं किसी पार्टी का विरोधी या समर्थक नहीं हूं, मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं कांग्रेस की भी नीतियों का विरोध करता हूं जहां गलत करती हूं, जहां कांग्रेस गलत करती थी। और जब सत्ता में थी, केंद्र के मुद्दों पर मैं ज्यादातर बात करता हूं। केंद्र में जब कांग्रेस थी तो हमने उसके खिलाफ बात की। आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं जो वो गलतियां कर रहे हैं। कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी या कोई और सत्ता में आएगा, उसके खिलाफ बोलेंगे अगर वो गलत करेंगे तो आज के लिए सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है बेरोजगारी को स्वीकार करना, बेरोजगारी पर काम करना, बेरोजगारी को कम करने के लिए काम करना, महंगाई को स्वीकार करना और महंगाई को कम करने के लिए काम करना, व्यापार की स्थिति खराब है इसको स्वीकार करना और व्यापारियों की स्थिति ठीक करने के लिए काम करना। अब जब तक हम सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक कैसे करेंगे? समस्या क्या आ रही है?
किसी भी प्रॉब्लम के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले हमें उसको स्वीकार करना है कि हाँ, ये समस्या है। अगर हम समस्या से मुंह मोड़ते रहेंगे, वो बचपन में बताया जाता था ना, एक कबूतर था और बिल्ली उसको खाने आ रही थी, कबूतर ने आंख बंद कर लिए कि बिल्ली दिखनी बंद हो गई है, लेकिन बिल्ली तो खा गई है। अब महंगाई से आप आंख बंद कर लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे सुन रहे हैं, सांसद विधायक भी सुनते हैं मुझे, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? आरएसएस झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। आरएसएस ने कहा कि खाली नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर या खाली ध्रुवीकरण से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको मेन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार पर बात करनी पड़ेगी, आपको युवाओं पर बात करनी पड़ेगी, किसानों के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। आपने किसानों को कहा था, एमएसपी का कानून का वादा किया था, आप तो एमएसपी का कानून नहीं दे पा रहे। आप जब सरकार में नहीं आया था, आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। अब आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार अगर दिया होता हर साल, तो 9 साल में 18 करोड़ लोगों का डाटा आपके पास होता, तो आपको युवा नाराज नहीं होता। और आज देखिए ना, आप ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, जितने भी बीजेपी की पोस्ट डलती है उस पर नेगेटिव कमेंट देखिए कितने आते हैं। 10% पॉजिटिव है, 90% नेगेटिव कमेंट है। साहब, इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है। कभी सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की, और आज सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया ये युवा हमारे खिलाफ हो गया। क्यों हो गया? ये युवा जिसने, जो 18-19 साल का था 2014 में, उसने जब नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, आज वो 24 साल का हो गया, और आज वो 28 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, और आज वो देख रहा है कि उसके पास रोजगार नहीं है, आज वो देख रहा है व्यापार नहीं है, आज वो देख रहा है उसकी स्थिति खराब है, आज वो देख रहा है कमाई के साधन नहीं है, तो फिर वो तो आपके खिलाफ हो गई। हाँ, 2%, 5%, 10% जो कट्टर हैं, जो ध्रुवीकरण ही स्वीकार करते हैं, जिनके लिए रोजगार, व्यापार, महंगाई, भ्रष्टाचार ये मेन मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है, पता नहीं क्या खाते हैं, शायद वो किसानों का उपजाऊ अनाज नहीं खाते, गोबर खाते होंगे, या जो भी वो खाए उनकी चॉइस है। वो कई लोगों को हलवा भी लग सकता है गोबर, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिनके अंदर दिमाग है, दिमाग वाले लोग तो स्वीकार कर रहे हैं कि स्थिति खराब है। और मैं नहीं कह रहा, किसी भी मार्केट में जाइए, व्यापारियों से बात करिए, संपर्क तो करिए। अगर आप 100 व्यापारियों से पूछेंगे, 100 में से 80-90 व्यापारी आपको बता देगा आज स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। पिछले 5 वर्ष में व्यापार आधा भी नहीं रहा है, खासकर से छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी। जीएसटी लगा दिया गया आपने। आप तो वकालत करते थे एक देश एक टैक्स की, आपने इतने स्लैब उसमें बना दिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि बिना चार्टेड अकाउंटेंट रखे, बिना सीए रखे, बिना अकाउंटेंट रखे उनका काम होने वाला नहीं है। और छोटा व्यापारी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसका खर्चा बढ़ गया, वो बड़े व्यापारी से कंपीट ही नहीं कर पा रहे। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि छोटे व्यापारी को छूट दे दी जाए। और व्यापारी जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, वो बता देंगे आपको, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इन 3 चीजों के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे। मुझे नहीं पता किस मूर्ख ने सलाह दी नरेंद्र मोदी जी को कि रातों रात आप नोटबंदी कर दीजिए, नोट बंद कर दीजिए, कल से नोट नहीं चलेंगे, नए नोट आएंगे। और पता नहीं क्या मूर्खता भरी सलाह दी। 4 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। अरे भाई, ब्लैक मनी कैश के रूप में नहीं रखते लोग, है ब्लैक मनी जो रखते हैं वो काइंड्स के रूप में रखते हैं, गोल्ड के रूप में रखते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में रखते हैं। आपने तो 99.99% पैसा वापस आ गया। अब क्या हो गया? जो पैसा नया नोट छापने में पैसा लगा वो भी जेब से लग गया, नोटबंदी में जो लोगों की जान गई वो भी नुकसान हुआ, और इकोनॉमी को जो हालत खराब हुई वो भी नुकसान हुआ, और मिला कुछ नहीं। ऐसा करने का क्या फायदा? तो इन फ्रंट पर मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आएगी। और आज जो 2023-13 में कांग्रेस की स्थिति बन गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस की, काम ना करने की, मुद्दों को भटकाने की, भ्रष्टाचार के मामले पर बात ना करने की, आज भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी है। अभी बोला गया अजीत पवार जी को महाराष्ट्र में, नरेंद्र मोदी जी बोलकर आए, देवेंद्र फडणवीस ने बोला चक्की पीसन, चक्की पीसन, चक्की पीसन, और 3 दिन बाद उन्हें अपनी पार्टी में ले लिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। कितना ही भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति हो, अगर वो एक बार भारतीय जनता पार्टी में चला गया, वो दूध का धुला हो जाता है। ईडी की रेड 90%, 95% ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड किस पर हो रही है? विपक्ष वालों पर हो रही है। अपने वाले सारे दूध के धुले हैं। अब कल को जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये लोग आपके ऊपर ईडी की रेड करने वाले हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि छोड़ दिया जाएगा। और सत्ता परमानेंट नहीं है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बदलेगी, बदलना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि नहीं, एक मौका और मिल जाएगा, चलो मान लीजिए एक मौका और मिल गया, फिर क्या होगा? फिर तो हटेंगे। और जब हटेंगे तो सारे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे साहब, ये मत सोचना। और इससे देश को तो फायदा होगा। अभी इन लोगों ने उधर वाले भ्रष्टाचारी समाप्त कर दिए, वो लोग इधर वाले भ्रष्टाचारी समाप्त कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी भी इंटेलिजेंट है। जब सत्ता बदलेगी तो आपको क्या लग रहा है, जो कांग्रेस के, जो भाजपा में 303 में से 168 सांसद जो कभी कांग्रेस ही रहे हैं, वो सत्ता बदलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे क्या? क्या लगता है? आप अपनी राय भी देते रहिए कमेंट में। क्या लगता है आपको, वो लोग क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके तुरंत कांग्रेस में नहीं चले जाएंगे जब भी उन्हें लगेगा कि भाजपा की नाव डूब रही है? तो जब वो कांग्रेस की डूबती नाव को छोड़ करके इधर आ सकते हैं, 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो इधर से उधर जाने में साहब। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना घर बचाना है। तो वही बात होता रहेगा, देश का भला कहां से होगा?
और ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने जिस सोच के साथ जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय किया गया था, जिस विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं किया, एक सीट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं इतना सम्मान करता हूं, एक सांसद खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी साहब, लेकिन उन्हें अपनी सीट, अपनी प्रधानमंत्री पद त्यागना स्वीकार किया, समझौता स्वीकार नहीं किया। आज की तरह नहीं कि विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाले को हम चाणक्य बोल दें कि जी वो तो भाई दलाल होते हैं ऐसे लोग, तो नहीं मैं आपको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए दूं तो 10 20 50 एमएलए एमपी तो आप भी खरीद लेंगे यार, तो आप चाणक्य बन गए क्या? इसको चाणक्य नहीं कहा जा सकता, ये तो दलाली का काम है यार। मैं किसी नेता की या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको राजनीति के बारे में, राजनीतिक पर्सपेक्टिव के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज 2023 में वही परसेप्शन, वही पर्सपेक्टिव जनता की नजरों में बन गया है। और इधर जो गठबंधन हुआ है उसमें तो हमें पता है 60% ज्यादा वोट शेयर है कई सीटों पर, तो वहां तो लगभग मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है, अगर अभी भी उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा, अभी भी मेन मुद्दों पर बात करनी शुरू नहीं करी, अभी भी जनता के हित में काम करना शुरू नहीं किया। अभी भी 6 7 8 महीने हैं उनके पास, युवाओं के लिए काम करिए ना, किसने मना किया? और 9 वर्ष का समय कोई छोटा समय नहीं होता साहब। आप इधर उधर की बातें करते रहो, आप इंडिया शाइनिंग की तरह बस दिखाते रहो, ल्यूटेंट जोन का कुछ एरिया दिखा दो, दिल्ली चमक गई है। दिल्ली सिर्फ वो नहीं है साहब, उससे कई बड़ा 30 40 किलोमीटर रेडियस का एरिया बहुत बड़ा है दिल्ली का, और वो सारी दिल्ली वैसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं हो सकती है? और बेरोजगारों की स्थिति क्या हो रही है, रोजगार की स्थिति क्या हो रही है, व्यापार की स्थिति क्या हो रही है, किसानों की, आपने तो वादा किया कि हाँ हम एमएसपी देंगे, तो किसानों का एमएसपी देने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? दे देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसानों की मांग नाजायज है तो उनसे बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, और अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सेम वो स्थिति है जो 2013 में कांग्रेस की थी, तो आप समझ सकते हैं नतीजे क्या आने वाले। और जनता बहुत नाराज है, आप ग्राउंड पर उतर के देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, उनसे बात करता हूं, वो बताते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड तो बेचारे उन्हें पता है ना पद चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत दबाव पड़ जाता है प्रशासन पे, पुलिस वाले सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने से, वो भी सुनना बंद कर देंगे। अदरवाइज वो बता रहे हैं उनकी स्थिति खराब है, वो रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, शासन में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं है। और अपने लोगों की नहीं सुनेंगे तो वही होगा जो होता आ रहा है, जो अलग अलग राज्यों में अभी नतीजे आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में जिसमें सरकार आपकी, केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, 20 से ज्यादा आपके विधायक मंत्री वहां पहुंच गए घोसी में, और आप चुनाव हार गए, बुरी तरह से हार गए। मतलब इतना बड़ा मार्जिन से कोई व्यक्ति जो सत्ता में भी नहीं है, सत्ता में आने वाला भी नहीं है, ये जनता का रोष था। समझिए इसको, पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। 2013 की कांग्रेस वाली स्थिति आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। भ्रष्टाचार के ऊपर कंप्रोमाइज करना, अभी सत्यपाल मलिक साहब ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई ज्यादा परहेज नहीं है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की समझ नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, अगर समझ नहीं है तो उतर क्यों नहीं जाते पद से भाई, क्यों देश का बेड़ा गर्क करने में लगे? अब सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के सांसद है भाई, वो तो कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहे हैं। अब आप उनको भी देशद्रोही बोल दो, उनको भी विरोधी बोल दो, उनका भी विरोध करने लगो, आप आंखों पे पट्टी बांध लो कि जी कबूतर आंखों पे आंखें बंद कर ले कि बिल्ली आएगी खाने तो दिखनी बंद हो जाएगी, तो बिल्ली खा जाएगी साहब, सत्ता चली जाएगी। मैं बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, नेताओं को बताना चाहता हूं, 2013 वाली कांग्रेस की स्थिति आज आपकी हो गई है, और 2024 के नतीजे बहुत बुरी तरह से आपको हिलाने वाले हैं। सत्ता जाने वाली है, अभी भी बचा सकते तो बचा लीजिए, और ध्रुवीकरण करने से सत्ता बचने वाली नहीं है, धर्म की राजनीति करने से सत्ता बचने वाली नहीं है। अगर आप धर्म जाति के नाम पर लड़ाएंगे, सत्ता बचने वाली नहीं है। मेन मुद्दों पर काम करिए, क्योंकि अब जनता समझ चुकी। आप करवा दीजिए कोई पुलवामा जैसा अटैक, फिर देख लीजिए आपको वोट मिल जाए, तो अब नहीं मिलेगा। अभिनंदन जैसे 10 लोगों को अगर पाकिस्तान पकड़ ले या कोई देश पकड़ ले और वहां से आप वापस छुड़ा लाए, जनता का वोट नहीं मिलेगा। जनता समझ जाएगी ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है। अगर आप सोचें कि मंदिर के नाम पर मिल जाएगा, धर्म जाति के दंगे करा करके मिल जाएगा, कार सेवकों की हत्या करा करके मिल जाएगा, इस सबसे वोट मिलने वाला नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और इस सबको कार राजनेता करते हैं यार, डरपोक राजनेता करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो राजनेता धर्म जाति की राजनीति करते हैं वो कमजोर होते हैं। मजबूत राजनेता धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ लोग बुरे हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो इस तरह की रणनीति बनाते हैं, किसी को मरवा करके सत्ता में चले जाओ, लोगों को आगजनी कराओ, धर्म के नाम पर दंगे करवा दो, भड़का दो, इससे टेम्परेरी तौर पे हो सकता है आपको सत्ता मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें आपका नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। देश के खिलाफ है ये सारी चीजें। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। और जो नेता ऐसा करते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप देश का नुकसान कर रहे हैं। भले आपको टेम्परेरी फायदा हो जाए, 2024 में नहीं होने वाला,
क्योंकि जनता मन बना चुकी है कि जो व्यक्ति जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, उन पर बात करेगा, जनता उसका साथ देगी, और जो बात नहीं करेगा, जनता उसका साथ देने वाली नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है। भाई आईना दिखा रहा है कि आप पे धूल लगी है, तो हम आईना फोड़ देंगे, तुम फोड़ दीजिए, आप मेरे खिलाफ बोल लीजिए, गाली गलौज कर लीजिए, क्या फायदा होने वाला है। सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता के मेन मुद्दों पर बात करना शुरू करिए। बात करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई समाधान ढूंढ पाए, कोई रास्ता निकाल पाए।